अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। भारत बराह रास्त पाकिस्तान से जंग करने में नाकाम रहा है, लेकिन जो उसकी दरीना पॉलिसी है कि अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सके, अब उसमें खासी तेज़ी आ रही है। खुशदार वाक़या इसी की एक अहम मिसाल है, इसकी दरीना मिसाल है। आपने देखा कि किस तरह भारत की जानब से वहाँ पर मासूम जो लोग हैं उसकी प्रॉक्सीज़ की जानब से उनको निशाना बनाया गया। 6 जो कम सिन बच्चे थे वो शहीद हुए, जबकि 51 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। DGICPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके साथ जो सेक्रेटरी दाखिला हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने भारतीय जो दहशतगर्दी अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए उसका खुलासा किया। क्या उन्होंने कहा आपके सामने रखा। This is that terrorist face of India. This is that actual cruel evil face of फितनातुल हिंदुस्तान. Please remember this. ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया. Where this फितनाउल हिंदुस्तान has been deliberately targeting innocent civilians, women and children on the instructions of India. ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे कोई नजरिया नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक हिंदुस्तान की अजारादारी की ख्वाहिश है। जी, आपने सुना पाकिस्तान पर मुसल्लत जो फितने हैं उनमें जो सबसे बड़ा फितना है जिसको एक्सपोज किया गया, मदर ऑफ ऑल फितनास उसको कहें, फितनातुल हिंदुस्तान आज उसको टाइटल दिया गया है, जो इन सारे फितनों के पीछे कार फरमा है, जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन है उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर कार्रवाइयाँ करता है। DGICPR ने इस हवाले से क्या कहा ये भी आपके सामने रखते हैं। रिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी? इसलिए ये फितनातुल हिंदुस्तान है, इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ। पैसा चाहिए ना, एक तो उनको देते हैं, दहशतगर्दों को देते हैं, फिर उनको इक्विप करते हैं। किस तरह उनको जो लेफ्ट ओवर US मिलिट्री इक्विपमेंट है, बड़ा महंगी राइफल्स हैं, ये M4 की नाइट विजन डिवाइसेस हैं, बाकी इक्विपमेंट है जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो उनसे अवेलेबल है, डॉलरों में वो मिलता है, बड़ी महंगी कीमत में मिलता है। कौन इनको खरीद के बिल्कुल, ये आपने सुना। पाकिस्तान ने आज दुनिया के सामने रखा कि गुज़िश्ता 20 सालों में किस तरह पाकिस्तान में ख़ुसूसन इंडिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं। पाकिस्तान दुनिया के सामने कई बार डोजियर्स भी रख चुका है, तो ये वक्त आ गया है कि दुनिया इस पर जो है थोड़ा सा सीरियस हो, सेंसिटिव हो, इसका कोई नोटिस ले। किस तरह मोदी सरकार ख़ुसूसन पाकिस्तान में, जनूबी एशिया में जो पीस है उसको कह लें कि डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़ी हुई है। पाकिस्तान बारहा इस हवाले से दुनिया के सामने चीज़ें रख चुका है, लेकिन ताहाल हमें निजात नहीं मिल रही। आज के प्रोग्राम में इन्हीं इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराता चलो। सैयदा शहला रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। शेर अफजल मरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान हमें ज्वाइन कर रही हैं, दफ़ाई तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप मौजूद मेहमानों का। डॉक्टर साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। आज DGICPR ने जो प्रेशर की है, उन्होंने इंडियन जो कह लें कि पाकिस्तान में प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो सारा मामला होते हैं, टेररिज्म होती है, इसको एक्सपोज किया है। यूनाइटेड नेशन हो, अमेरिका हो, इसको कंडेम कर चुके हैं। ऑल तो इंडिया से भी कुछ इस तरह की फर्जी किस्म के, कुछ रस्मी किस्म के जुमले सामने आए थे, लेकिन ओवरऑल वहाँ का जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो जो पूरा खुशदार में वाक़या हुआ है, इस पर खुशियाँ मना रहा है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी, क्योंकि ये पहली दफ़ा हमने जो बलूचिस्तान का मसला है उसको उसी तशरीह में वाज़े किया है जिस तशरीह में हमें उसका सामना करना पड़ रहा है। पहली बात तो ये है कि जो दहशतगर्दी आपको बलूचिस्तान में नजर आ रही है उसके सारे ताने बाने जो है आपके बलूचिस्तान में वो हिंदुस्तान के साथ मिल रहे हैं। यही वजह है कि आपने उसको फितना हिंदुस्तान का नाम दिया है। उसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं या जो उनके सियासी चैलेंजेस हैं या जो भी आपके वहाँ इश्यूज हैं, वो जाहिर है पाकिस्तान को स्टेट बिल्डिंग के जरिए या सियासी मकालमे के जरिए या किसी और जो तरीका है, मतलब आप एक किसी और तरीके के जरिए आपको उनको हल करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी था कि जो बलूचिस्तान की आवाम है उनको भी ये वाज़े किया जाए कि जो आपकी महरूमियाँ या जो भी आपके मसाइल हैं उनकी जो नुमाइंदगी है वो ये दहशतगर्द तंजीमें नहीं करेंगी, और ये दहशतगर्द तंजीमें दर हकीकत जो है इस वक्त हिंदुस्तान की जो है नुमाइंदगी कर रही हैं और उन्हीं की प्रॉक्सीज हैं। देखिए, यही चीज़ हमें सवात में नजर आई, जहाँ सवात में अगर आपको याद हो जो मौलवी साहब थे वो भी यही जो है सूरत हाल अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे कि जहाँ सवात के जो अंदरूनी चैलेंजेस थे या जो भी लोगों की वहाँ उस वक्त की डिमांड्स थी उनको हाईजैक करके जो है सूफी मोहम्मद साहब जो है उनका बुनियादी मकसद यही था कि जो TTP के लिए कि वो लोगों को कहें कि जी हम आपको शरीयत ला के देंगे, हम ये तमाम चीज़ें करेंगे, पाकिस्तान का आएंगे, पाकिस्तान की सियासी ताकतें या अस्करी ताकतें आपकी किसी भी जो मसला है उसका हल नहीं है।
ठीक है। आपने वो चीज भी लोगों के सामने आप ये जो आज हमने सिक्योरिटी काउंसिल का हमने देखा कि उसने कंडेम भी किया और साथ में कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो ममालिक हैं वो ताउन करें, तो क्या ये बराह रास्त तौर पर इंडिया और अफगानिस्तान और समहाउ थोड़ा ईरान को कहा गया है इन पूरे वाकयात में? क्योंकि जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं उनके पीछे कहाँ से वो प्लान होता है, कहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन होती है, वो तो हम दुनिया के सामने रख चुके हैं। देखें, ये जो दहशतगर्दी जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, बिलखुसूस बलोचिस्तान में, केपी में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अमेरिकन हथियार इस्तेमाल होते हैं, हिंदुस्तान का पैसा इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान की आवाम। और इसके अलावा जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो जो है अपनी जो सेफ पनाह कराई हैं, वो या तो वो ईरान में उनके पास अपना जगह ढूंढती हैं या वो अफगानिस्तान में ढूंढती हैं। तो देखें, और ये इनके पीछे जब आप फुटप्रिंट देखते हैं तो वो हिंदुस्तान का होता है। तो इसका मतलब ये कि इस वक्त हिंदुस्तान इस खत्ते के अंदर ना सिर्फ दहशतगर्दी कर रहा है बल्कि वाज़ेह तौर के ऊपर जो है इसको एक तर्ज जंग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये वो एक आपके लिए एक तरह से एक्कीज हील है जो आप बैनुल अक़वामी जो फ्रेमवर्क है जिसमें ये कहा गया कि कोई रियासत दहशतगर्दी को तर्ज जंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती, और अगर करेगी तो उस पर बैनुल अक़वामी पाबंदियां भी होंगी। यही वजह है कि 20 साल तक अफगानिस्तान में जंग होती रही। यही वजह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 और 1267 के तहत आपने जो है ना सिर्फ ममालिक को पाबंद किया बल्कि उनके खिलाफ जो है सैंक्शंस भी लगी, उनके खिलाफ अस्करी कार्रवाई भी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैटफ की कंडीशनैलिटीज भी जो है 1267 1373 की निशानदेही करती है, जहां टेरर फाइनेंसिंग की बात होती है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि आप इन फोरम्स तक लेके जाएं, लेकिन उससे पहले ये बहुत जरूरी था कि आप इनका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको, जो बलोचिस्तान के जो इश्यूज हैं, जो आपके डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उससे आप डीलिंग करते और ये वाजे करते कि जो दहशतगर्दी का आपको सामना करना पड़ रहा है उसका ताल्लुक इंडिजिनस चीजों से ज्यादा फॉरेन फंडिंग, फॉरेन जो है इन्वॉल्वमेंट, और उससे भी बढ़कर और जो हिंदुस्तानी स्टेट एजेंसीज हैं, स्टेट ऑफिशियल्स हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं जहाँ वो कह रहे हैं कि जी हमने इन दहशतगर्द तंजीमों को साथ भी दिया है और हम इनकी मावनत भी कर रहे हैं और इनके जरिए हम मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में करें। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जो लिंकेजेस हैं, ये पाकिस्तान की आवाम को भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी वाज़ेह करने के लिए जरूरी था कि आप इस फ्रेम को और रेफरेंस को वाज़ेह करते। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हम जिस आज DGISPR ने प्रेसर में बताया है, उन्होंने माजी के बहुत सारे हवाले दिए किस तरह पाकिस्तानी सारे मामला दुनिया के सामने रख चुका है। 2009 हो, शर्मुल शेख हो, 2015 हो, 2019 हो, दुनिया के सामने डोजर हमने रखे, लेकिन दुनिया उस तरह से सेंसिटिव नहीं है इन मामलात को लेकर। चलें शेर अफजल मरूफ साहब, बैरूनी जो हाथ है लोकली किसने थाम रखा है? आज के प्रेशर में सारी चीजें आया हो गई, सरहद पर तो दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाया, कुछ नहीं कर सका। जो अब सॉफ्ट टारगेट्स हैं, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। बदकिस्मत ही है कि 1947 से लेकर आज तक दोनों हमसाया ममालिक जिन हालात से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से और वसाइल के लिहाज से कमज़ोर जाना गया। लिहाजा 47 से लेकर आज तक यही कोशिशें इंडिया के पार्ट पे होती रही कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है तकसीम किया जा सके। 1971 में बांग्लादेश का दौलत होना, फिर कश्मीर पे जो उन्होंने जिस तरह का सिबाना कब्जा किया, सियाचिन में, और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, इसके बाद जब अमन का दौर आता है तो उस वक़्त इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में किसी और मुल्क को क्या पड़ी है कि वो दहशतगर्दों को जो है माली मुआवनत दे, उनको वसाइल दे, उनको असला दे, उनकी सरपरस्ती करे, माँ से भाई हिंदुस्तान के। और पाकिस्तान चीखता रहा कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, UNO में, कि कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान में, और अब तो ताने बाने जो हैं अफगानिस्तान तक भी सामने आ गए हैं कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, दहशतगर्दी हो या बदअमनी हो, बदतखूरी हो, इन तमाम अमन के हालात खराब करने के पीछे जो है हिंदुस्तान ही खड़ा होता है। और वाहिद अकल भी ये समझती है, या अकली तौर पे जो है, मंतकी तौर पे ये बात समझ आती है कि बेनिफिशियरी जो है पाकिस्तान में इस शिकस्त और रेख का, इस दहशतगर्दी का या बदनामी का, वो इंडिया है। और यही वो जो है पूरी दुनिया में बताता रहता है कि पाकिस्तान में जो है हालात जो हैं, जिस तरह जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, इससे पहले 2014 में जो APS का वाकया हुआ था, फिर अभी खुजदार में जो हुआ,
और इसके अलावा जब ये 3 रोजा जो जंग लड़ी गई उसमें उन्होंने मसाजिद को निशाना बनाया, बच्चों को निशाना बनाया, तो लिहाजा इसमें अब कोई सबूत मजीद दरकार ही नहीं है जिससे ये साबित किया जा सके कि हिंदुस्तान जो है वो न कि सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज का दुश्मन है बल्कि पाकिस्तान में इंसानियत के भी दुश्मन है। मतलब ये तो आपने बिल्कुल सही अहाता किया कि 1947 के बाद से अजली दुश्मन हम कह रहे हैं कि इसने हमारे कभी क्या पाकिस्तान को उस तरह से तस्लीम ही नहीं किया। ठीक हो गया शैला साहब, मासूम बच्चे एक बलोच कॉज को कह लें कि उसको बुनियाद बनाकर भारत की इमा पर सिविलियन आबादी को, जाफर एक्सप्रेस है बल्कि आज प्रेस में बताएगा किस तरह वहाँ पे मजदूरों को, किस तरह पैसेंजर्स को उतार उतार कर निशाना बनाया जाता रहा है। यहाँ से पाकिस्तान से सियासी आवाज़ें उठती रही हैं कि इनको कौमी धारे में लेकर आया जाए। अभी भी उनके पास ऑप्शंस हैं, मौजूद हैं डेफिनेटली, लेकिन इस नहज तक पहुँच गए हैं लोग। पाकिस्तान की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं था कि किसी हुकूमत ने ये कहा ना हो कि इन्हें कौमी धारे में ना लाएं। ये ऑप्शन हमेशा खुला है। बिल्कुल 2 तरह की नाराज़गियाँ होती हैं, एक नाराज़ है लेकिन आईने पाकिस्तान को मानते हैं, एक आईने पाकिस्तान को ही अगर नहीं मानते तो उनसे क्या बात हो सकती है। और बहुत सारी दफ़ा हमने देखा कि भारत से भी वहाँ जाके उन्होंने आवाज़ बुलंद की। सारा मसला ये है कि इस वक्त हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉक्सीज हो रही हैं और आपको याद होगा कि एक दफ़ा एयरपोर्ट पर, कराची एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ था। वहाँ से भी शवाहिद जो थे ये निकले थे कि उनके पास इंडियन मेक चीज़ें थी जी। तो फिर हम ये भी देखते हैं कि कितने सारे उनके काउंसलेट हैं अफ़गानिस्तान में और किस तरह से टीटीपी को भी वो अपने साथ मिला के चलते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ना तो इसमें मज़हब है और ना ही इसमें किसी कौम की कोई महरूमी है, क्योंकि महरूम लोग बच्चों पे नहीं हाथ उठाते, महरूम लोग तो खुद जो है वो बात करना चाहते हैं। और यहाँ पर बच्चों, औरतों पहचान कर कर के मज़दूरों को आप मार रहे हैं और उसको बलोच का रंग दे रहे हैं। तो मैं भी हमेशा ही कंडेम किया गया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दर हकीकत मैं समझती हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों को ये बताना था कि आप इन्हें पहचानें और दुनिया के सामने तो हम सबूत रखते ही रहे, शर्म शेख में भी सबूत रखे। इस दफ़ा भी हमने 15 दिन उनको एंगेज किया, यहाँ तक कि उन्होंने पानी बंद कर दिया, फिर भी हमने पहल नहीं की। सारी पहल उनकी थी और हम उसको डिफेंस करते रहे। और फिर एक वक्त आया कि उस पर भी जो है रात को जो है एक बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और समझ आ गया था कि आज शायद कुछ हो जाएगा और हुआ। और फिर उनको जवाब दिया गया। तो ऐसी मसला सिर्फ ये है कि हम वो जवाब नहीं दे सकते जो वो हमारे साथ कर रहे हैं। हम उनके यहाँ के बच्चों को, उनके शहरियों को, और हम किसी को नहीं इस तरह इस्तेमाल कर सकते कि उनके यहाँ जाके बच्चों को, शहरियों को, इबादत गाहों को निशाना बनाए, क्योंकि ये हमने सीखा ही नहीं, हमारी दीनी तालीम ही नहीं है ये, और ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो जिस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं तो यकीनन कि उन्होंने बड़ी एक शिकस्त और हजीमत उठाई है। लेकिन अब जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इनफैक्ट ये लोगों को समझाना है कि ये जो टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं ये किसी आम आदमी के खिलाफ नहीं हो रहे हैं। अगर आम आदमी से कोई दुश्मनी है तो तमाम सूबे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उधर भी हो सकता है, लेकिन ये टारगेटेड ऑपरेशन जो है ये नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है और ये हो रहे हैं जहाँ, और ये एक कह सकते हैं छापामार है, लड़ाई कुछ कह दें, वो कामयाब हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लोग इस्तेमाल हो जाते हैं मुकामी सतह पर भी और फिर भारत के हाथों भी और टीटीपी के हाथों भी। आपने देखे ना कोई उन्हें सपोर्ट करता है, वो किसी जगह आके रुकते हैं फटने से पहले। तो ये अब लोगों को समझना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये जंग हो तो आपको समझ आए कि दुश्मन कौन है। आपको हर तरीके से समझना। ठीक है डॉक्टर, ये बड़े अच्छे से बात की अभी शैला साहबा ने भी। आप ज़रा ये बताएं ना कि एक जो पूरा इस मामले में इंडिया की वाई के बलोचिस्तान हमेशा टारगेट करने की उसको कोशिश होती है। वहाँ पे मिनरल्स हैं, सी पैक है, ग्वादर पोर्ट चाइना के साथ मिलकर हम उसको आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। साथ हम देख रहे हैं चाबहार और ग्वादर को सिस्टर पोर्ट चाइना कह रहा है। सी पैक को एक्सपैंड करना है, हमने अफगानिस्तान को बीच में शामिल करना है। हाल ही में जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर भी तीनों मिले हैं अफगानिस्तान में, चीन में, तो वाई के इंडिया सामो की आइसोलेशन फील कर रहा है कि पाकिस्तान जो है रीजन में चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है, वो बिल्कुल तनहा हो जाएगा। दैट्स वाई इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने की खसूसन बलोचिस्तान को कोशिश हो रही है। देखिए 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से वो बलोचिस्तान को टारगेट करते हैं। एक तो ये है कि बलोचिस्तान जैसे कि हम सब जानते हैं 44% पाकिस्तान का इलाका और 6% जो है आबादी है।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी जो पॉपुलेशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस है उसके अंदर। तो यहाँ आपने देखा कि अफगानिस्तान की जंग के बाद जो अमेरिका ने लड़ी अफगानिस्तान में, वहाँ से एक बहुत बड़ा जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट निकला वो वहाँ की ड्रग्स, जो तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है सालाना जो है निकल रही हैं अफगानिस्तान से, और उनमें से तकरीबन 40% पाकिस्तान से गुजरती हैं। और वो 40% पाकिस्तान से गुजरती हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा जो राहदारियां हैं वो बलूचिस्तान से इस्तेमाल होती हुई, सिंध से होती हुई बाहर जाती हैं, और बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होते हैं। दूसरा इशू जैसे कि आपने कहा सीपैक का है, ये सीपैक का एंडिंग पॉइंट भी है, और इसके साथ साथ ये एक तरह से आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो पाकिस्तान की कहते हैं ना, पाकिस्तान की मारूजी हकाइक हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है, यानी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है उसमें आपकी सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी, रूस के साथ कनेक्टिविटी, ईरान के साथ, चीन के साथ, उसके अंदर भी इसका एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है इन टर्म्स ऑफ जो है लॉजिस्टिक्स एंड कॉपरेशन और सारा कुछ। तो जाहिर है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फैसला कुन आपकी तदबीर है जिसमें आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पे आगे बढ़े, वो मुमकिन हो सके। तीसरी बात है कि दहशतगर्दी करना तो बहुत आसान है, जहां आपके पास मुख्तलिफ किस्म के इलीगल रूट्स हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान, जहाँ स्मगलिंग के इशूज हैं, जहाँ ड्रग्स के इशूज हैं, जहाँ क्रिमिनल नेक्सस है। देखिए क्रिमिनल नेक्सस का फेस जो है वो आपने हर जगह पे देखे। दूसरा मसला ये है कि इन्होंने पहली दफा बलोचों को जो है एक जोग्राफी में बंद करने की कोशिश की। देखिए बलोच जो है आपके पंजाब में भी है, बलोच आपके सिंध में भी है, बजरानी बलोच हैं आपके किस्तानी जो है पंजाब में है। तो ये आप जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर सिर्फ बलूचिस्तान को जोग्राफियाई सतह के ऊपर बंद करते हैं तो जाहिर है फिर आपकी जो जेल है वो मुश्किल हो जाती है। इसलिए हिंदुस्तान की हमेशा से एक कोशिश रही है कि ये एक सॉफ्ट टारगेट है उनके ख्याल से, और इसके अंदर एक चैलेंज ये भी रहा है कि आपके बहुत सारे एरियाज जो है वो बी एरियाज हैं, अभी तक ए एरियाज में कन्वर्ट नहीं हुए। सियासी तौर के ऊपर आपको बहुत सारे कुछ फैसलों की जरूरत है, और वो फैसले जाहिर है आपकी सियासी पार्टीज लेंगी, आप कौमी सतह पे लेंगे, और उसके बाद जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस अपने दूर करने हैं आपको वो करने होंगे, क्योंकि जब तक आप वो दूर नहीं करेंगे तब तक आप अपने अवाम को वहां तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेंगे। और इस वक्त बात निकल चुकी है, क्योंकि अब आपको असली दहशतगर्दी का सामना है, अब आपको हिंदुस्तानी दहशतगर्दी का सामना है, और एक ऐसे दुश्मन का सामना है जो किसी भी सतह पे जा सकता है। जो दुश्मन आपके बच्चों के ऊपर दहशतगर्दी के वाकयात प्लान कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, तो आप मुझे बताएं कि उससे आप क्या तवक्को रखते हैं। तो ये एक चैलेंज है, और इस चैलेंज के अंदर हमें ये देखना होगा कि आप एक बहुत ही बदनस्ले किस्म के दुश्मन से आपका मुकाबला है, जो किसी भी सतह पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जा सकता है, आपके शहरों को, आपके लीडर्स को, चाहे सियासी लीडर्स हों, अस्करी लीडर्स हों, जिनको अटैक कर सकते हैं, जिनको निशाना बना सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने मजलूम अज़ाइम में कामयाब हो सके। और बल्कि साथ में इसमें एक और भी चीज़ ऐड करें, जो बॉर्डर्स पे जो हजीमत का सामना है उसकी मतलब उसको काउंटर करने के लिए जो प्रॉक्सीज है उनको कहने के ज़्यादा उन्होंने एक्टिव करे। चलें अब एक प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेहमानों से मजीद बातचीत करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। भारत की जानिब से जो ये हालिया जंग थी, जो कशीदगी थी, इसका भी कह के खतरात टले नहीं है। दुश्मन अपने तौर पर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है, खारजा सतह पर भी डेलीगेशन जा रहे हैं, जिसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान भी डेलीगेशन भेज रहा है। बिलावल भुट्टो लीड करेंगे, साथ प्राइम मिनिस्टर भी जो है 2 ममालिक के दौरे पर जा रहे हैं, कल रवाना होंगे। मरवा साहब, क्या अच्छा ना होता कि हम यहाँ से यूनिटी शो करते? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर तो जा रहे हैं, ठीक है, बिलावल भुट्टो जो है पॉलिटिकल पार्टी दीगर लीडरशिप के साथ जाएंगे, यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, जाके बताएंगे दुनिया को कि भारत क्या हमारे साथ कर रहा है। तो इसमें अगर ओपोजिशन को भी शामिल कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर ना होता? जी, मेरा ख्याल है, मुझे बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही पे तो कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये जो जिस अंदाज में इन्होंने जो कंपोजिशन है इस डेलीगेशन की, वो वाज़े तौर पे एक निशानदेही करता है कि जब हम जंग के दिनों में वहदत की और इत्तेहाद इत्तेफाक की नारे लगा रहे थे, एन जंग खत्म होती दोबारा यू टर्न लिया गया, और अब इसका कोई एक जवाब कोई दे सके कि अपोजिशन को निकालने के पीछे क्या फलसफा है। इसमें आपने पार्लियामेंटेरियन शामिल किए हैं, आपने कुछ और भी लोग शामिल किए हैं, और यूं
महसूस ये होता है कि दुनिया को ये पैगाम देना है कि जी हम फिर तकसीम हो चुके हैं। और एक अहम बात यह है कि वाटर पे, पानी पे जिस तरीके से सियासत हो रही है, इसमें जो रिलेवेंट लोग हैं, यानी वाटर रिजर्वायर या वाटर रिसोर्सेज के जो एक्सपर्ट होते हैं, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हुए या आर्बिट्रेशन लॉ के एक्सपर्ट हो गए, उनका भी फुकदान है, नहीं है इसमें। और जब खुदा न खास्ता कोई अगर आपकी मेहनतें या कोशिशें रंग नहीं लाती है, तो क्या आप ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये नाकामी भी हमारे ही खाते में शामिल हो जाए? इंडिया ने पार्लियामान में 7 डेलीगेशन जो हैं उन्होंने बनाई, उनकी 7 डेलीगेशन तमाम मुंतखब नुमाइंदों पे है, और यहाँ पे इन्होंने अपोजिशन की किसी पार्टी को जो है सीधे से जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया। फिर इसका जवाब ये आया कि नहीं जी, पार्लियामेंटेरियन की एक और कमेटी बनेगी। तो पार्लियामेंटेरियन तो आपने 70% इस कमेटी में शामिल कर दिए। तो चाहिए ये था कि जब आप इंटरनेशनल दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई सियासी तफरीक नहीं है, कौम मुत्तहद है, तो फिर आप इसमें अपोजिशन को शामिल कर लेते। दूसरी मैं एक गुजारिश करूं, ये जो आपने बातें की, एक चीज जो मेरे जहन में वो ये है कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान एक आसान टारगेट है, और इसकी जो जियोग्राफिकल पोजीशन के साथ साथ जो वहाँ पे एक सेंस है इस्तेसाल का, वसाइल से महरूमी का या तफरीक का या पसमानदगी का, इसको भी एक्सप्लॉइट किया गया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान में 74 तहरीकें ऐसी चल रही हैं जो या सेसेशनिस्ट हैं, अलहदगी पसंद तहरीके हैं या वायलेंट तहरीके हैं। वहाँ पे मजहबी तकसीम जो है वो 1000 गुना हमसे ज्यादा है। और वहाँ पे हिंदुस्तान में नेपाल के साथ उनके डिस्प्यूट है, बांग्लादेश की सरहद पे उनकी फौजें खड़ी है, नेपाल के साथ पानी का डिस्प्यूट है, बांग्लादेश के साथ भी पानी का है, चाइना के साथ भी है। इन तमाम मसाइल के बावजूद हिंदुस्तान जो है वो लोगों को बलूचिस्तान और केपी में वरगलाता है, वहाँ सहूलतकारी जो है उसका नेटवर्क कायम कर लेता है, पैसे की तरसील करता है, असला देता है और कामयाब दहशतगर्दी पर मबनी का रवैया करता है। 10 साल से मेरा ख्याल है कि हमने कश्मीर को अमली तौर पे बुलाया हुआ है। पहले कश्मीर में आज़ादी की तहरीक जो थी वो जोबन पे थी। तकरीबन 9-10 साल हो गए हैं कि अब इसकी खबरें जो हैं शायद नादिर ही सुनाई देती है। मेरा ख्याल ये है कि हमने इस हवाले से इस फ्रंट पे इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा है। जहां हमारी गफलतें हैं या कमजोरियां हैं उनको हमने एड्रेस नहीं किया है। खैबर पख्तूनख्वा जो हैं, इसके जो कबायली इलाके हैं वो प्रैक्टिकली आज से निकल चुके हैं, वहाँ मिलिटेंट्स का रूल है और ये बगैर किसी रियासत की सपोर्ट के कतईन मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा हमारी इन तमाम एग्रेशन या दहशतगर्दी पर मबनी का रवैयों के हवाले से हमारी क्या परफॉर्मेंस है, हमारा रद्द-ए-अमल कैसा है, इस पे गौर करने की जरूरत है। हमें तरजीहात को असर-ए-नौ जो है फिक्स करना होगा, वरना ये जो दहशतगर्दी है, ये जिस तरह शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे पंजाबी को उतार के मारना या फिर एक्सप्रेस में मासूम पैसेंजर्स को मारना, आए दिन जो है खुदकश हमले और बम धमाके, 24 साल से कौम ये इन चीजों को फेस कर रही है। मर साहब, आप जो महरूमिया, जिन महरूमियों को जवाब बनाकर सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, साउथ पंजाब में भी सामो इस तरह की महरूमियाँ हैं, सिंध में भी इस तरह की आवाज़ें उठती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब थोड़ा फुकदान है, उस तरह से वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई। तो वाई कि ये सारी की सारी जो महरूमियाँ हैं इसको जवाब बनाकर कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में, तो उसके पीछे जो वाजे हो चुका ना कि जिस तरह आज बताया कि फितनतुल हिंदुस्तान उसके पीछे है, उनका वहाँ पे पैसा लग रहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, सामो ईरान के कुछ इलाके इस्तेमाल हो रहे हैं और वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ठीक हो गया। अब शहर साहब, अच्छा ना होता कि दुश्मन ने तो हमें जाना था कि कमज़ोर हैं, माशी तौर पे कमज़ोर हैं, सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इसी को उसने टाइम को देखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ही पूरी जहादियत का फैसला किया। अब एक टाइम था यूनिटी का, हमने बड़ा अच्छे से जवाब दे दिया, लेकिन इंटरनल जो तकसीम है वो भी नज़र आ रही है। अगर अपोजिशन को साथ बुला लेते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब हेड कर रहे हैं, कोई तजवीज़ आ जाती तो ज़्यादा मजबूत मैसेज ना जाता दुनिया को। देखिए, इंसान को सब सीखना चाहिए अपने मुल्क की हिस्ट्री से। भुट्टो साहब जब शिमला जा रहे थे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो,
तो जो असेंबली में लोग नहीं भी थे, वली खान साहब को साथ लेके गए, उनकी हिमायत ली और असेंबली के फ्लोर पे कहा कि मुझे आप सबका साथ चाहिए। तो सब ने कहा कि हमारा सारी सपोर्ट आपके साथ है। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, बस इसमें एक ही खदशा था। क्या? क्योंकि अब हमने बहुत सीरियस भी गुफ्तगू कर ली कि फिर इनमें आपस में शुरू हो जाती कौन जाएगा कौन। वैसे ले जाने में कोई हर्ज नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि पीटीआई में शुरू हो जाता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? नहीं, ये कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ एक लाइटर मूड के लिए तो ले जाना चाहिए था, कोई ऐसी बात नहीं थी। मतलब होना चाहिए था ताकि एक अच्छा मैसेज हो जाता। ठीक हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो प्रॉक्सीज का जो हम पूरा मामला देख रहे हैं कि इंडिया जो प्रॉक्सीज को अपनी उससे एक्टिवेट कर दिया है, तो जो हटाने की कोशिश है, ऑन द अदर साइड कुछ इस तरह की भी इतलात हैं कि इजराइल का वेपन या कुछ अमेरिकन वेपन्स जो है वो इंडिया पहुंच रहा है, कुछ टाइम टेक किया जा रहा है, दोबारा से खुद को रीवैम्प करके दोबारा से तैयारी करके कोई दोबारा से मिस एडवेंचर करने की कोशिश होगी पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, जैसे मैंने कहा कि उनको पहली दफा अनडिस्प्यूटेड शिकस्त हुई है, ऐसी शिकस्त जिसको नाकाबिले तब्दील है, यानी जिसमें वो ये नहीं कह सकते कि हमें शिकस्त नहीं है। आपने जवाबी हमला किया, उस जवाबी हमले के बाद क्या हिंदुस्तान की एयरफोर्स उठी, हिंदुस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उन्होंने आप पे हमला किया? नहीं, आपको फौरन जो है उसका रद्द-ए-अमल नजर आया। और रद्द-ए-अमल क्या था कि ट्रंप साहब ने कहा कि जी सीज फायर कर ले हिंदुस्तान के कहने को। तो ये हकीकत है। अब दूसरा मसला ये है कि इस जंग के अंदर हासिल क्या हुआ और हिंदुस्तान को नुकसान क्या हुआ। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ उनको वो कि उन्होंने नैरेटिव की जंग जो है वो हारी। सारी दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तान झूठ बोलता है। हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो दर हकीकत इतना अनबायस्ड, इतना इंटरनेशनल नहीं है जितना उन्होंने तासुर बनाया हुआ था। दूसरा ये कि वो बॉलीवुड की जंगें जीत सकते हैं, लेकिन असली जंग के लिए अभी तक उनकी इंटीग्रेशन, ट्रेनिंग, वो तमाम सेटअप्स मौजूद नहीं है जिसकी वो बैन अवी सतह के ऊपर जिम्मेदारी भी उठाते हैं और जिसके बारे में वो एक इंडिया को एक बहुत बड़ी रीजनल पावर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उससे भी बढ़कर उन्होंने अपने जितने दफाई अपने जो पार्टनर्स थे उन सबको एम्बेरस किया। इजराइल के ड्रोन्स करवाए, फ्रांस के जहाज करवाए, रूस का डिफेंस सिस्टम करवाया, और इसके अलावा जो इंटीग्रेशन सिस्टम्स थे वो उसके अंदर जो कुछ भी आप कह सकते हैं, जो कुछ कहा जाए उतना ही कम है। अब ऐसी सूरत हाल में जितना उनको एक तरह से आप कह सकते हैं शिकस्त हुई है, वाज़ेह शिकस्त हुई है, और उसके बाद बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उनको अमेरिका की मावनत जो है हासिल करनी पड़ी ताकि सीज फायर होती। तो वो एक छोटी बात नहीं है एक ऐसे हिंदुस्तान के लिए जो कहता है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पे सबके बराबर। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, नोट कि अभी कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो जारी है, जहाँ से दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। वहाँ पे कुछ अपनी एक्ट्रेसेस के ज़रिए वहाँ पे मोदी साहब की जो है तस्वीर वाले नेकलेस जो हैं वो पहन रखे हैं और उनकी तस्वीर वगैरह काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल है। बल्कि सामो जो फ्रांस में हो रहा है, फ्रांस का राफेल, वो मोदी की तस्वीर देखकर जो वहाँ पे लोग आए हुए हैं उनको वो अपने राफेल जो है वो सारे याद रहे। ये बल्कि खासा इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वो जो तस्वीर है उनको देख कर लोगों को अपने राफेल फ्रांस वालों को याद आ रहे हैं। सीधी बात यह है कि वो बॉलीवुड का जो वहाँ पे एक करिश्मा है वो उससे निकल ही नहीं सके। ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा। तो बात फिर वहीं तक आ जाती है कि ये जंग उन्हें हर तरह से महंगी पड़ी है और उनकी समझ में आखिर में वही आया है जो उनके जर्नल्स स्टूडियोज में बात कर रहे थे, जिसे आज दिखाया भी गया कि इतने लाख कैप्टन के, इतने लाख मेजर के, इतने जर्नल के, तो बेहतर उनके लिए ये चीज़ नज़र आई। तो वो प्रॉक्सीज ही बढ़ाएंगे। और मैसेज आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि वो ये हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। अभी ज़ाहिर है बकरीद है, फिर मुहर्रम है, उसमें इतने प्रोसेशंस होंगे, सब होंगे, तो वो हर चीज़ का तरीक़ा करेंगे क्योंकि ये जो जंग है ये उसमें उनकी हर तरह की रुसवाई हुई है, उनके जर्नलिज्म की रुसवाई हुई है, उनकी फ़ौज ने शिकस्त खाई है, उनकी हुकूमत को हर तरह की अजीमत का, अपनी अपोजिशन का, अपनी आवाम का सामना है। अगर ऑन एयर ये बात चली जाती है कि बेसिस नहीं बचा सके तो जनता को क्या बचाएंगे, तो उनके पास अब कुछ है नहीं कि वो सिवाय इसी तरह के बुज़दिलाना हमले करके हमें तकसीम करते रहे। ज़ाहिर है इस तरह के अटैक होंगे जिस तरह पहले होते थे, खुदा न खास्ता। तो यही होता था कि हुकूमत बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हमने ख़त्म की थी, हालांकि उस वक्त जो सिक्योरिटी थी वो एफसी के पास थी, लेकिन हमारे यहाँ एलिमेंट्स आ गए थे कि आप हुकूमत गिराएं, हुकूमत गिराएं, हुकूमत गिराएं, हमने ख़त्म कर दी थी। बाद में वो रुके नहीं थे। उस बहुत बड़ा मसला आर्मी पब्लिक का भी हुआ
और अभी आप देखें, मैं तो नहीं समझती कि ये इतना आम बात है जिस तरह से पारा चिनार में और सब जगह हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ है। आप मुझे बताएं इतने हथियार कैसे हैं वहाँ पे? अफगानिस्तान से आ रहे हैं, सारी चीज़ों से अमेरिका का लेफ्ट ओवर है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं, से गुजर के जाना पड़ता है, लेकिन मैं तो यही सुनती हूँ वहाँ पे हथियार हैं लोगों के पास। हाँ। और तो हमें अपनी नफरतें ख़त्म करनी है, हमें ट्रस्ट करना है अपनी फ़ौज पे, अपनी हुकूमतों पे कि ये अवाम दुश्मन नहीं है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। हाँ। तो ये चीज़ जो है हम में होनी चाहिए। ठीक है मर साहब, हमें इन लोगों का आला कार ना बने, हाँ। ना मजहब के नाम पे, ना मजलूमियत पे किसी कौम की, ना किसी चीज़ पे। ठीक होगा बरस साहब, अभी जिस हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी बता रही थी कि सब खबरें हैं इस तरह की कि इसराइल का असला वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है, अमेरिकन असला वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है, टाइम टेक कर रहे हैं, दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होगी। जिस तरह मोदी जो है पब्लिकली आकर बाहरा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशियाँ भी कर रहे हैं और धमकियाँ भी दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जिस तरह बात हुई, आपने लाइटर नोट पे बात की, मोदी को इस उम्र में पड़ी थी अपनी मांग में सिंदूर भरवाने की, और पाक फौज ने जो है सिंदूर उनके ही खून से भर दिया। अब दोबारा इनकी जुर्रत होना या हमला करना मेरे ख्याल में इमीडिएटली तो ये मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि जो 3 दिन की जो झड़पें हुई, इस हवाले से दोनों तरफेन ने जो है एक दूसरे का दिफाई निजाम जो है टेस्ट किया, और जो नताइज सामने आए हैं, बल्कि बरस साहब इसमें एक दूसरे का दफाई निजाम नहीं टेस्ट हुआ, इसमें जनाब यूरोपियन और चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है उसका भी टेस्ट हो गया। 12 दोनों ममालिक ने जिस मुल्क से दिफाई निजाम, हथियार, मिसाइल, ड्रोन्स लिए थे, ये बेसिकली दोनों की ममालिक की इनकी कारकर्दगी सामने आई है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि पानी का जो झगड़ा है, पानी पे कभी झगड़ा नहीं हुआ। 1960 में ये सिंतास मुआहदा हुआ और फिर कई जंगें हुई, लेकिन कभी इंडिया ने जो है पानी को मुतनाज़ा नहीं बनाया। अब कश्मीर का मसला आर्टिकल 370 के बाद शायद अपने तय वो ये समझने लगे थे कि सेटल हो गया है, तो दूसरा तनाज़ा इन्होंने पानी की शक्ल में जन्म देने की कोशिश की। फायदा ये हुआ कि इस जंग में कश्मीर का इशू जो है वो खुल के दोबारा अपनी भरपूर यानी हुजम के साथ जो है आलमी दुनिया के सामने आया है। जहां तक ये धमकियां दे रहे हैं पानी की में रुकावट डालने की, यहाँ पे मैं अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान जो है वो झेलम, इंडस और सतलज का ये जो पानी इस्तेमाल करता है 80%, 20% इंडिया इस्तेमाल करता है सिंतास मुआहदे के तहत, और जो ब्यास, रावी, चनाब हैं उनका 80% इंडिया इस्तेमाल करता है, 20% पाकिस्तान करता है। जो 20% इंडस पानी में इंडिया का हिस्सा है, आप यकीन करें कि अभी तक तारीख में इंडिया ने अपने उस 20% हिस्से को भी कभी मुकम्मल अवेल नहीं किया है। तो लिहाजा अब अगर ये चाहते हैं कि हम इनका रुख मोड़ें या नहरें बनाएं, तो पहली बात तो ये 10,000 ग्लेशियर जो हैं पिघल चुके हैं, पानी का बहाव इंतहाई ज्यादा है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बनाएंगे भी 3 सालों में, तो जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो मजीद ग्लेशियर जो हैं वो गिराने का बाइस बनेगा, तो लिहाजा पानी दार बढ़ेगी, पानी कम नहीं होगी। और अगर वो जो है पाकिस्तान की तरफ बहाव का रुख जो है उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे, तो मुमकिन है कि वो सैलाब के हाथों अपने बहुत सारे इलाके जो हैं तबाह करवा देंगे। तो लिहाजा इमीडिएटली पाकिस्तानियों को नफसियाती तौर पे दबाव में लाने के लिए ये शोषा छोड़ा जा रहा है। ये मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि फिलवक्त मुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे एक मैं तासुब से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी इंडस का पानी है वो हम भी मुकम्मल तौर पे अवेल नहीं कर पाए कभी भी तारीख। ठीक है, इसमें चले, ठीक है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो उनके माहिरीन है वो खुद कह रहे हैं कि मिनिमम 3 इयर्स लगेंगे, बल्कि हम सोच रहे हैं डेकेड्स लग जाएंगे जो उनका प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने में। लेकिन अगर किसी टाइम पे जाके लीगल जंग लड़नी पड़ती है तो उस पर पाकिस्तान के पास क्या, मतलब आप समझते हैं, लीगल एक्सपर्ट भी है आप, तो पाकिस्तान किस तरह इस मुकदमे को दुनिया के सामने रख सकता है, लड़ सकता है? दुनिया भर में जो ट्रांस वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, ट्रांस वाटर डिस्प्यूट्स, यानी कि बैनुल अक़वामी यानी मुल्कों की सरहदात में जो दरियाओं के तनाज़े होते हैं,
वो अमूमन यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है 1997 का, 1997 का। इसके तहत जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको इनकरेज किया गया है कि वो अपने जो मसाइल हैं, डिस्प्यूट हैं, वो बाहमी अफाम तफहीम से हल करें, यानी कि एग्रीमेंट्स करें। अब एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है रिकॉग्नाइज्ड एक्नॉलेज पाकिस्तान और इंडिया के बीच 1960 का। उस एग्रीमेंट को मैंने खुद भी पढ़ा है और उसमें कोई रिनंसिएशन क्लाज नहीं है, यानी एक ऐसा क्लाज जो किसी पार्टी को ये हक देता हो कि जी ये किसी भी वक्त इससे बैकआउट कर सकती है। और उस एग्रीमेंट के तहत रेसिप्रोकल जिम्मेदारियां हैं, यानी दोनों ममालिक पे जिम्मेदारियां हैं और उसको ऑनर करने के हवाले से कमिटमेंट्स हैं। तो लिहाजा अगर ये वायलेट करते हैं, ब्रीच करते हैं या ऐलान करते हैं कि हम इसको रिपुडिएट करते हैं, तो पाकिस्तान के पास जो है वो इंतहाई आर्गुएबल केस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये डिस्प्यूट जाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के तहत कुछ कमिटीज हैं जो इस तरह की डिस्प्यूट को एड्रेस करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान और इंडिया ने जाना हुआ तो ये मैटर जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक, बल्कि अजय बंगा जो हेड करते हैं वर्ल्ड बैंक को, उनकी मोदी से एक मुलाकात हुई, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने वहाँ से बहुत सारे रंग देने की कोशिश की गई कि कोई प्लानिंग हो रही है, क्योंकि वो उनकी ओरिजिन भी इंडिया है। लेकिन बाद में जो उनका बयान है, उन्होंने बताया कि दोनों ममालिक के माबैन ये मामला है और साथ में वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है, यकतरफा इस पर कुछ नहीं हो सकता। तो वहाँ भी भारत को सामने सुप्की के सामने चले। एक ब्रेक ले लें, मेरा सब ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस पर करते हैं, एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। DGISPR ने अपनी प्रेसर में एक बात वाज़ेह की कि मसला कश्मीर जो है ये 3 फ्री कैंप के दरमियान है, पाकिस्तान, इंडिया और चीन। राशिद पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले पर जो हमारा एक मौक़िफ़ है उसको हम कहने के गियर अप किया है। शहर साहब, मौक़िफ़ हम इसको दो तरफ़ा इस मामले को डील करते रहे हैं, लेकिन आज जनाब चीन एक तीसरे फ्रीक के तौर पर सामोस को कहा गया कि तीसरा फ्रीक है, कुछ बात होगी तो उसके भी बीच में स्टेक मौजूद है। बिल्कुल, जब देखें आपका कोई एक मसला है, आपके ख़त्ते का मामला है, आप एक कश्मीर आपके लिए, एक पूरी दुनिया के लिए, UN के लिए भी, तो ठीक है बातचीत से ही मसला हल होगा ना। लेकिन चीन की हमें वहाँ पे कश्मीर में जारियत तो नहीं नज़र आती ना, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं नज़र आती ना, डायलॉग ही हम करेंगे ना उससे भी। ठीक है, लेकिन हम तो चाहते हैं डायलॉग शुरू हो, सिर्फ ये कह देना कि ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा वायलेशन कश्मीर में होती है, इससे कोई काम तो नहीं चलेगा। या आप वो यूनाइटेड नेशन या पूरी दुनिया कह रही है कि हाँ भाई गाजा में बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन रुक तो नहीं रहा ना। देखिए, आज़ाद कश्मीर में हालात बड़े नॉर्मल हैं, लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, चाइना के पास जो इलाका है वहाँ पे हालात ठीक है, लेकिन जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे जुल्म और सितम जारी है। मैं यही कह रही हूँ कि हम जब बात करेंगे तो हमने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में तो हमारी जो बात होगी वो तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे बात होगी, और वो इसी की जंग लड़ रहे हैं। यही उनका सेंटर, यही उनका मरकज़ी वो है नुक्ता उनकी पूरी फ्रीडम एफर्ट का। रही बात हमारे कश्मीर की और हमारे क्या कहते हैं चीन के पास जो कुछ इलाका है, चीन के पास जो इलाका है कुछ है, उस पर हमारी बातचीत हो सकती है, क्योंकि हम उनसे अपने मसले बातचीत से ही हल कर रहे हैं। और उससे पहले भी जो है हमने जो भी मसाइल थे हमारे, उनको हमने बातचीत से हल किया है। ठीक होगा मेरा साहब, ये सियासी बातें था, थोड़ा सा इस पर सियासत बड़ी गर्म हुई है। हलीमा खान साहिबा, उनके बयानात आते हैं, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई, मार के हक में उनकी कामयाबी, दुनिया उनकी मोतरफ है। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट के कंसेंसस के साथ, वफाकी काबीना की मंजूरी के साथ उनको इस ओहदे से नवाजा गया। उस पर उनका जो बयान आया उस पर अब सामो कुछ वजाहतें भी आ रही हैं। ऑल्दो जो बैरिस्टर गौहर हैं जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, लेकिन हलीमा खान की जो बयानात हैं कितना डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी सियासत को, और खुसूसन खान साहब को। देखिए, हलीमा खानम ने जो बयान दिया है वो उसका अपना तो नहीं है, वो तो बता रही है कि खान साहब के ये अल्फाज हैं। अब खान साहब जो है उसका स्टाइल ही मतलब है इब्तिदा से
एग्रेसिव रहा है, और वो जो है लिहाज किए बगैर जो उसको जायज नजर आता है बोल देते हैं। मिनिस्टर गौर साहब जो हैं उसकी सोच जो है वो हमेशा मसालियत की सोच रखते हैं, और उनकी दानिश में हम अपनी इन बयानबाजियों की वजह से अपने सोशल मीडिया के जो हरकतें हैं उनकी वजह से हमने एस्टेब्लिशमेंट को जो है बिल्कुल एक पर्सनल दुश्मन बनाया हुआ है। तो लिहाजा उनका जो बयान है वो प्लेकेट करने के मुतरादिफ है, यानी वो नहीं चाहते हैं कि बैसियत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके मुंह से ऐसी बात निकले जो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान फासलों में मजीद दरारें डाल दें या ताल्लुकात में मजीद दरारें डाल दें। खान साहब जो हैं वो बताया गया कि ये बयान खान साहब का है, तो लिहाजा इस पे तो मोहतरमा अलीमा खानम को मोरिद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता अगर ये खान का बयान है। अलबत्ता मेरा ख्याल ये है कि ऐसे मौके पे जो तवक्कुआत अगर किसी की ये थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या खान जो हैं वो इस पे सताइश करेंगे, तो मेरा ख्याल है वो शायद मुखालते का शिकार होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी जो अमाल हैं चीजें हैं वो मेंड होनी है। यानी जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ जिस अंदाज में हुआ और वो अभी तक जेल में है, तो इन तमाम हालात के पस मंजर में ये तवक्को रखना कि जी ठीक है वो जेल में है, बानी पीढ़ी जेल में है, तकरीबन 600 दिन गुजर के हैं उनको जेल में, लेकिन मुश्किलात कम हो पाएंगी। आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, आपने कहा था कि कोई 2 माह का टाइम है, 45 दिन गुजर गए हैं, अब इस बात को भी 1 माह गुजर गया है, लेकिन रिलीफ कोई मिल नहीं रहा। क्या है, क्या तवक्कुआत है आपको, कब तक बाहर आ जाएंगे इस सूरत हाल में? मिनिस्टर गौर साहब के बयान को और सरदार अली अमीन खान गंडापुर के बयान को इस इशू पे आप उस अंडरस्टैंडिंग के मीडिया पे जो है बयानबाजी जो है वो तर्क करनी होंगी, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि जंग के बाद थोड़े से ये रिप्रोचमेंट जो है या जो फैसला है उसके डायनामिक्स थोड़े से चेंज हुए हैं, और अब मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए पीपल पार्टी और नून के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अकेले मेरे और खुफिया तौर पे मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं है। और जहां तक मुझे इल्म हुआ है उन्होंने शायद ये शर्त भी आगे की है कि अगर कोई मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाना है तो इनको ऑन बोर्ड लेना होगा। बेशक ऐसे लोग लाए जा सकते हैं जिन पे पीटीआई को एतराज ना हो। तो मेरा ख्याल है ये सिलसिला तमाम नहीं है। अलबत्ता जंग के बाद तो ये आप क्या देखते हैं, खान साहब मान जाएंगे कि वो हुकूमत से बातचीत कर लें, क्योंकि उनका मौक़िफ़ है हुकूमत के पास तो देने का कुछ नहीं है, उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त बात करने के ख्वाह थे, तो वो मान जाएंगे इस बात के ऊपर? अभी खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने बात की है तो बराह रास्त कुछ से बात कर सकती हैं, और क़यादत ये समझती है कि अगर खान के साथ डायरेक्ट बात होती है तो शायद खान अपने तय को ज्यादा लीवरेज दे दे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मसला हम एस्टेब्लिशमेंट को ही वाहिद फरीक समझ रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये वाहिद फरीक के समझना जो है ये परसेप्शन दुरुस्त है, क्योंकि आइडियल हालात हैं, आइडियल ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बीच, और अभी तो फील्ड मार्शल बने हैं, उसका टेन्योर भी एक्सटेंड हो गया, तो ऐसी क्या चीज है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके साथ एहसान करने पे आ जाए। यानी अभी तो इनके दरमियान जो है इससे बेहतर की कोई एहसान या नेकियां तो नहीं हो सकती हैं जो हुकूमत कर चुकी है। तो इन हालात में अब ये तवक्को करना कि खाम में जो है पीटीआई पे मेहरबान होंगे, ये सियासत है, और इस सियासत के लिए जो है कुछ ले कुछ दे का असूल जो है वो सामने जरूर आएगा। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं हुकूमत इस टाइम मजबूत है, हुकूमत को अब सम हो जो हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई खतरा नहीं है, अलायंस भी उस तरह नहीं बन पाया, जो कोशिश की गई मौलाना के साथ मिलकर कोई तहरीक चलती, हुकूमत को प्रेशराइज किया जाता, कोई एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट कर दिया जाता कि बानी पीढ़ी को रिलीफ मिलता, अब हालात वो नहीं रहे, तो हुकूमत रिलैक्स है। शैलेश साहब, हुकूमत रिलैक्स है, लेकिन हुकूमत के स्टेक भी तो ज़्यादा होते हैं ना, एक अच्छी पोलिटिकल फिजा पैदा करना, यकजहती की जो एक सूरत हाल बनी थी इंडिया के जब से एग्रेशन किया गया उसके बाद, इसको आगे लेकर चला जाता।
ऐसी बात नहीं है कि कोशिश ना की गई हो, पहले भी इनसे डायलॉग हुआ था और 26 अमेंडमेंट पर भी डायलॉग हुआ था। और लेकिन जब बात जाती है कि जी हमें एक आखिरी दफ़ा मिलने अडियाला जाना है, वहाँ से जब वापस आते हैं तो डायलॉग का सत्यानाश हो जाता है। और तो और जब आपको याद है कि इलेक्शंस की बात होती थी केयर टेकर में, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि हम 80% अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं, लेकिन एकदम से मज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए थे। अभी भी जो आखिरी मज़ाकरात हुए थे उसमें बिल्कुल अच्छा खासा जा रहा था, एकदम आया ये शराइत मानी जाए वरना नहीं। देखिए फिर तो आपकी डिमांड हो गई ना। जब आप मज़ाकरात के लिए आते हैं तो दोनों फरीक़ैन की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉइंट अपने अचीव करें, लेकिन आप पहले ही से शर्त लगा दें तो इस तरह नहीं होता। और अभी जो ये बात है कि उन्होंने अलीमा खानम ने जो कहा, तो ये बड़े अफसोस की बात है, इसलिए कि एक बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के एजाज़ में उनको दिया गया है। इस तरह से कहना ये सही नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि ये उन्हें इस तरह कहना चाहिए था। और रही बात हुकूमत की, तो हुकूमत ने कभी ऐसा नहीं किया कि इनसे ना कहो कि हम बातचीत करने को तैयार नहीं हैं। और हद तो यह है कि असेंबली में मैं ख़ुद पार्लियामेंट्री एडवाइज़री कमेटी की मेंबर हूँ और हर सेशन से पहले जब हमारी मीटिंग होती है तो जो अपोजिशन कहती है उसको माना जाता है। और उस वाले आखिरी डायलॉग से पहले असेंबली में डायलॉग शुरू हुआ था कि असेंबली में आपस में लोग बैठे और उधर वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो ये बातें करना गलत है। और रही बात जो भी जितना बड़ा लीडर हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के दुश्मन के सामने उसने पाकिस्तान से सॉलिडारिटी नहीं की तो आवाम उसे छोड़ देती है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो टाइम है मज़ीद मजबूत होने का टाइम है, क्योंकि जो दुश्मन है वो मुख्तलिफ तरीके से हमें निशाना बनाने की कर रहा है। उसने जो उसकी प्रॉक्सीज थी, जो टेररिज्म थी, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया करता चला आया पाकिस्तान के अंदर, उसको बढ़ा दिया है। जिसकी मिसाल आपने देखी कि खुशदार में क्या हुआ कि कमसुन मासूम बच्चों को जो है शहीद किया गया, 51 के करीब ज़ख्मी हैं। तो ये टाइम है नेशन को मुत्तहिद होने का, ताकि जो दुश्मन है, जो असली दुश्मन हमारा, उसके साथ निपटा जा सके। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।